लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मियां इस समय काफ़ी तेज़ हैं। ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो सभी लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इलाहाबाद में छठे चरण का यहाँ पर जो है मतदान होगा। ऐसे में हम चुनावी चौपाल के ज़रिए ये बात करेंगे, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं पुराने कांग्रेस के भी नेता हैं और स्थानीय लोग भी हैं, और हम बात करेंगे कि किस तरह के इस बार के मुद्दे होंगे और जो प्रधानमंत्री हमारा जो बनेगा वो किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। क्या कहेंगे महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोषानंद महाराज है। क्या मुद्दे हैं इस बार के? यहाँ पर मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है अन्याय का। न रोजी है, न रोटी है, न व्यापार है, न बिजनेस है। केवल सरकार के लाठी के दम पर वो अपना ये सरकार चलाना चाहती है। आदमी भूखा मर रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। नेता अपने कार्य में मस्त है। धन को बटोरने में ईडी सीबीआई को लगा करके आम जनमानस को भी नष्ट करने में लगे हुए हैं। उनकी जो रोजी रोटी वो भी छीन लेना चाहते हैं। ये कह रहे हैं जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो हमने 10 सालों में किया है। वो वही किया जो कांग्रेस ने बनाया है, उसी को ये बेचे हैं। और उसके अलावा उन्होंने क्या किया? कुछ किया है? महंगाई पे कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ, वो कह रहे हैं नौकरी और रोजगार और महंगाई पे काम कर रहे हैं। नौकरी है, न न्याय है, न सत्ता में कोई चीज़ की व्यवस्था है। केवल भिखारी बना रहे हैं। 5 किलो राशन लेके कहते हैं 5 साल और दूंगा। हमको वो सरकार चाहिए जो 5 साल पहले ख़त्म कर दे 5 किलो राशन को बांटना। और कहते हैं 400 पार, 40 तो मिलेगी नहीं, 400 पार की बात करते हैं। अगर 400 पार की बात करते हैं तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? निर्विरोध जीत ले 400 पार की बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। कितनी गारंटी मानते हैं? मोदी अपनी पत्नी की तो गारंटी ले नहीं पाया और सरकार के नाम पर जनता की गारंटी लेगा। वो कहेगा मैं भिखारी हूँ, झोला लेके भाग जाऊँगा। केवल अडानी की और अंबानी की वो गारंटी ले रखा है। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद जो है, भाजपा शासनकाल में राष्ट्रवाद आया है और इन्होंने 370 जैसा अनुच्छेद जो है इसको टांगे रखा था। 370 नहीं हटा हुआ, ये कहने की बात है। ये ऊपर रफली फेकू न्यूज है। जो ओरिजिनल है वो हटा नहीं है। वो हमारा तो देश है ही है। किस रिजीम में वो रखा गया है 370 ये नहीं जानते। बिल्कुल सही बात है। वो कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। क्या कहेंगे बीजेपी के लोग? वो रोजगार क्या दे रहे हैं? पूरे युवा इस समय युवाओं का शोषण कर रहे हैं। यदि वो रोजगार देते तो आज जितने वैकेंसियाँ तब निकालते हैं जब उनका मतलब जब उनको अपना कोर्स भरना होता है। और कोर्स भरने के लिए वैकेंसी तो निकाल देते हैं कि हम इतने वैकेंसी निकाल रहे हैं रोज़गार देने के लिए। अब मैं डिटेल में आपसे थोड़ा समय लूँगी तो डिटेल में बता दूँगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। उनका रोज़गार ये है कि कंपनी को देते हैं कि आओ पहले 70% मुझे दे दो। फिर वो कंपनी जाती है, नए नए युवाओं का शोषण करती है। 6 महीने के लिए रखती है, 11 महीने के लिए रखती है, फिर वो भटकने लगते हैं। दूसरी बात यह है जब आप सरकारी पे आते हैं तो सरकारी पर उनका ये है कि जैसे ही सरकारी वैकेंसियाँ आती है वो एजेंसी के थ्रू नौकरी के लिए लड़कों को चयन करने के लिए बोलते हैं। जब लड़के सब वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए उनके खाते में चला जाता है। वही एजेंसी पेपर लीक करके सारे युवाओं का मतलब ये तक आ जाता है कि वो आत्महत्या करने पे आ जाते हैं और एज ओवर हो जाते हैं। और कहाँ नौकरी दे रहे हैं हमें तो कहीं नहीं लगता कहीं नौकरी दे रहे हैं। महिलाओं का जो 50% का जो आरक्षण, जो 33% का जो आरक्षण है, ये बीजेपी की देन है। देखिए आप चाहे जहां सर्च कर लीजिए, 33% आरक्षण की बात करते हैं तो राजीव गांधी जी के देन थी। हाँ, दुर्भाग्य हमारे देश का था, दुर्भाग्य हमारी महिलाओं का था कि उनका निधन हो गया। उसके बाद ये बताइए मतलब मंदिर का निर्माण करने के लिए उनको समय नहीं लगा उद्घाटन करने के लिए। 33% यदि उनको देना ही था तो क्यों नहीं 2022 में ही दे दिए? क्यों उसको लटकाए हैं? इसका मतलब है कि हमें आप लॉलीपॉप देते हो, महिला को लॉलीपॉप देते हो, नारी को लॉलीपॉप देते हो, युवा को लॉलीपॉप दे रहे हो, वृद्ध लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो। हमारे देश के जितने राष्ट्र के नागरिक हैं उनके साथ आप कितना शोषण कर रहे हो उसका। और दूसरी बात, आप
विकास की बात करते हैं तो विकास का हम एक निम्न स्तर की बात करते हैं कि वो कहे थे कि 100 के लिए हर जगह दाह संस्कार बनाया जाएगा। हमारे ही कोरोना में इतने लोग मृत्यु हो गए जिसके बॉडी को मतलब रुलाई आती है, उनके परिवार को भी नहीं दिया गया, बालू में गाड़ दिया गया, जिसको कील और मतलब कहा जाए कि कुत्ते तक उनको नोच नोच के फेंक दिए और बरसात में सारी बॉडी तैर रही थी। तो हमने निःशुल्क किया है, दवा दी है। देखिए कोरोना के निःशुल्क दिए होते तो हमारे पूरे राष्ट्र में ताली थाली न बजवाते। पहली बात, जब ताली थाली से कभी भी किसी रोग का निदान हुआ है, यदि हुआ होता तो सारे लोग ताली थाली न बजाते। और निःशुल्क को कैसे लगाए, पहले हमारे यहाँ जितनी वैक्सीन थी सारे वैक्सीन को बनवा के पहले उस सेल किए, पैसा लिए, उस बांड जो कि आज उस बांड चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बांड चल रहा है, जिस पे वो करोड़ों रुपए कमाए हैं। और जब हमारी जनता मर गई तब उनका वैक्सीन आया। आप जानते हैं कि उनकी वैक्सीन विदेश जा रही थी, पकड़ी भी गई थी। यदि पहले हमारा देश है कि पहले विदेश है। आप कहते हो विदेशी मुद्रा लाएंगे, 2000 आप कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तो 2000 रुपये जब एक्सचेंज हुआ, सारे जनता लाइन में लगी रही। किसी के घर में शादी था तो कोई बेड पे था, सब लोग मतलब विमुद्रीकरण में पैसे के लिए तहस महस मची थी। लेकिन क्या 2000 वापस आया? क्या काला धन वापस आया? नहीं आया। उसके बाद काले धन की बात किया, नहीं आया। आज कहते हैं हम कृषि पे काम कर रहे हैं, किसानों का काम करें। यही किसान थे जिसको ट्रैक्टर के नीचे दले चुका है। जो 400 पार का नारा है क्या रहेगा? देखिए वो 400, वो तो अपना मुद्दा 400 नहीं, अभी तो कहेंगे हम नदियाँ पार जा रहे हैं, हम चंद्रमा पार जा रहे हैं। तो उनके फेंकू में फेंकने के लिए तो आप भी फेंक सकते हो, हम भी फेंक सकते हैं। बिल्कुल सही, फेंकने के लिए कुछ भी फेंक सकते हैं। मैं माधवी राय, विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? संजय सिंह, क्या शहर कहेंगे इस बार कांग्रेस के जो है लोकसभा चुनाव में ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है और मोदी जी जो कहते हैं वही होगा? श्रीमान जी, आप मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं, शहर की सच्चाई, देश की सच्चाई आपके सामने है। मोदी आज जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी इस बात की है कि हिंदुस्तान का एक एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति भिखारी हो जाए, गरीब हो जाए और सड़क पे इस नौबत पे आ जाए कि आज अखबार की न्यूज़ थी कि हिंदुस्तान में 200 अरबपति हो गए। 200 अरबपति कैसे हो गए? मुकेश अंबानी, अडानी, बिड़ला, कुमार मंगलम बिड़ला, कौन, ये सब कैसे हो गए? हिंदुस्तान के गृह मंत्री का बेटा जय शाह 1 साल में 1800 गुना पैसा कमा लेता है। कैसे हो जाता है? हम आप तो नहीं कमा पाते, हम आप इतनी पूंजी लगाते हैं, मर जाते हैं तो भी बड़ी मुश्किल से रोटी नसीब होती है। और मोदी कहते हैं ये मेरी गारंटी है। किस चीज़ की गारंटी है? बेकारी की, बेरोजगारी की, हमको भिखारी बनाने की, हमको देश में बिल्कुल ख़त्म कर देने की ये गारंटी है? ये कह रहे हैं युवा विकास कौशल को हम बढ़ावा दे रहे हैं, लोग रोजगार कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात अच्छी। युवा विकास के नाम पे इन्होंने एक चैनल चलाया हुआ, एक संस्था बनाई, मगर युवा विकास के नाम पर हो क्या रहा है? युवा विकास कौशल के नाम पर केंद्र खोल दिए गए, अनुदान दे दिए गए, मगर हो क्या रहा है? जो वहाँ कौशल सीखने जाता है उससे 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की फीस ले ली जाती है। और जब वो कौशल 6 महीने से साल भर में सीख जाता है तो उसको कहीं नौकरी नहीं है, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि तुमको बुलाएंगे। ये है प्रधानमंत्री का कौशल विकास। कांग्रेस में प्रधानमंत्री का चेहरा किसको मानते हैं? मैं कांग्रेस गठबंधन में, मैं गठबंधन के रूप में भी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री राहुल गांधी जी को देखना चाहता हूं। वो देश का भविष्य है, इस देश का उगता हुआ सूरज है, नौजवानों की सोच है, नौजवानों का रोजगार है और नौजवानों की नौकरी की गारंटी है राहुल गांधी। ये कहते हैं कि वो पप्पू हैं। ठीक है, वो कह सकता है, वो इलाहाबाद आ जाए। इलाहाबाद में इतने लंतरानी बाज रहते हैं कि उसके जैसे हजारों यहाँ टहलते हैं। उसने देश के 86 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बना रखा है भाइयों बहनों कर कर। अब की बार देश के भाइयों बहनों उसको बेवकूफ़ बनाएंगे और उसके 400 का नारा उसके गर्त में ले जाएंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सही।
ये कह रहे हैं राष्ट्रवाद, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है 70 सालों में जो है राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ नहीं किया, बीजेपी के लोग कहते हैं। सर थोड़ी देर वेट कर लीजिए। शायद मैं अंशुमान सिंह पटेल एडवोकेट, शायद ऐसा बोलने वालों को जो 70 साल की बात करते हैं उनकी अंकगणित 0 है। 70 साल में 3 साल नरेंद्र मोदी का भी जोड़कर वादी को भोजन नहीं मिल पाता था। आज जितना भारत के विकास की 4 रीढ़ बनाई गई है, पहली रीढ़ है भारत के विकास की कृषि, दूसरी है रक्षा, तीसरी है शिक्षा, चौथी है स्वास्थ्य। आज आप पत्रकार हैं, आप लोग कम से कम देश के लिए तो कुछ सोचिए। कृषि को इन्होंने इतनी बुरी तरह तोड़ा, 700 किसान मर गए अपनी मांग को लेकर के, और ये किसानों के हितैषी बनते हैं। कृषि के लिए भारत में पंडित नेहरू ने नहरों का जाल बिछाया, बड़े बड़े कि 370 जो 370 का मामला था ये नेहरू की देन है, बीजेपी के लोग कहते हैं। आज जो हमको कश्मीर का ये टुकड़ा मिला हुआ है ये पंडित नेहरू की देन है, वरना पूरा कश्मीर राजा हरि सिंह वालियों ने वहाँ अटैक कर दिया, तब जा कर के ये भाग कर दिल्ली आए और अपने राज्य को विलय किया हिंदुस्तान में। उस समय की परिस्थिति ये थी कि वहाँ तक कबायली आ गए थे। पंडित नेहरू जो लड़ते लड़ते हमारे देश के लिए वो थे, किसी तरह का वो नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा जब हरि सिंह ने विलय कर दिया है तो इसको संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा दें, और वहां पहुंचा दिया, और वहां से ये कहा गया कि यथास्थित आप लोग बनाए रखिए। आज तक संयुक्त राष्ट्र उसका फैसला नहीं किया है। तो पंडित नेहरू की 370 क्या देन है। अगर कोई विशेष राज्य का दर्जा मांगता है, कश्मीर चूँकि धरती का स्वर्ग कहा जाता था, तो वहाँ पर ये विशेष राज्य का दर्जा दे देना कि किसी तरह से इतना कश्मीर हमारे पास आवे, और कश्मीर पर जो हमारा कब्जा है वो पंडित नेहरू की है। कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कुछ भी नहीं किया। वो बिल्कुल, अब मैं ऐसे शब्दों का उनके लिए प्रयोग नहीं करूँगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक विशुद्ध कांग्रेस नेता थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान में चले। और ये तो इतने झूठे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनुयायियों से मैं कहना चाहता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित किया, और नाथूराम गोडसे की हत्या की लिस्ट में कांग्रेस के शीर्ष बड़े 10 नेता थे। ये आप लोग पता करिए। वो तो पहला लंगोटी वाला बेचारा मिल गया, उस पर ये पकड़ लिए गए, वरना और कितने नेता मारे जाते। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे ही पहुँचे वहाँ पर, उनकी अस्थि में तुरंत उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम गुजरात बदलकर सरदार पटेल के नाम पर जवाहरलाल नेहरू ने किया। सरदार सरोवर बांध की स्थापना 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुजरात में किया, वहाँ का स्टेडियम बनवाया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके सारे नाम को, सारे स्टेडियम को बदल दे रहे हैं। अब स्थिति ये है कि कृषि को ये भरपूर तोड़ रहे हैं, बेचने के चक्कर में थे। और उसके बाद रक्षा के मामले में हम भारत की सेना हमारी 62 में अगर चीन से परास्त हुई, तो उसके बाद 65 में हमने अमेरिका का पैटर्न टैंक तोड़ डाला लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में। और हम जिसने भी आंख दिखाया, 67 में 600-700 चीनी सेना को हमारे जवानों ने पटक पटक कर मार डाला। आप लोग इसका ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और मोदी ने 10 साल के अंदर घर में घुसकर पाकिस्तान को जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने घर में घुस के मारा। बड़ी हंसी की बात है, आप लोग बुद्धिजीवी हो क्या? जब हमारी 65 में सेना रावलपिंडी तक घुस गई थी लाहौर पर तिरंगा गाड़ते हुए, तो इनको नहीं पता कि वो विदेश की धरती थी कि अपनी धरती है। 71 में हमारी सेना पूर्वी पाकिस्तान को रौंद करके
हमारे 40,000 जवानों ने 92,000 पाकिस्तानी सेना को बांध कर ले आए रस्से से और हमारे इलाहाबाद के परेड में भी लटाए थे। मोदी जी को नहीं पता कि पूर्वी पाकिस्तान अपनी धरती है कि विदेश की धरती है। ये कह रहे हैं कि अयोध्या में भव्य मंदिर, काशी का इन्होंने जो है उद्धार किया, अब मथुरा की बारी है। ये क्या 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 लाना चाह रहे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशादुल्लाह है। क्या कहेंगे? झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घरों में है झूठ की मर्जी, घरों में है झूठ की मर्जी और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये झूठे थे, झूठे हैं, झूठे ही रहेंगे। इनका जो है कोई काम जमीन पर नहीं हुआ। ये सब कि सब जो है देश के अंदर नफरत की राजनीति करते हैं और हिंदू और मुसलमान को ये बांटते हैं, उनको लड़ाते हैं, जात को जात से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। इनका यही मकसद है कि जब अंग्रेज भारत के अंदर राज कर रहे थे तब उनकी एक ही मंशा थी कि हिंदू को मुसलमान को लड़ाओ और देश में राज करो। आज भारत में वही काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी एंड कंपनी के लोग कर रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर सत्ता में बैठे हुए हैं और मलाई खा रहे हैं। इलाहाबाद संसदीय जो सीट है इस पे जो है उज्जवल रमन सिंह जी का नाम चल रहा है, और क्या मान रहे हैं कि कितनी बड़ी टक्कर इन लोगों को इस बार मिली? ये कह रहे हैं कि जमानत जब्त होगी प्रत्याशी की। पहले तो बीजेपी पहली बात तो पताचे ढूंढ के लेके आए। पहली बात तो ये बताइए कि ये कह रहे हैं 400 के पार, अब की 180 तक नहीं जा रहे हैं। ये इनका एक मकसद क्या है? ये पूरी तरीके से जुमला है। इनका एक काम ये है कि जिस तरीके से लोगों के दिमाग के अंदर इतना भर दिया जाए 400 पार कि लोगों को नजर आए, लेकिन ऐसा जनता आज बेरोजगारी से, महंगाई से, शिक्षा से, चिकित्सा से इतना परेशान है कि ये चुनाव का इंतजार देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव आए तो अपने मत का प्रयोग करें कि इस तानाशाह सरकार को किस तरीके से उखाड़ फेंकें, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, देश को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। और ये लड़ाई देश के अंदर हर गरीब, मजलूम और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो लड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जो जिस तरीके से बड़े लोग देश के ऊपर कब्जा कर रखे हुए हैं, उनसे सारी समस्या जो है आम जनता उनसे परेशान हो चुकी है। अब उनको बदलाव की तरफ वो देखना चाह रही है। बिल्कुल सही। तुम कह रहे हैं कि माफियाओं को हमने खत्म किया है। माफियाओं, मेरा नाम है काजी अर्शी। ये कह रहे माफियाओं को हमने साफ किया। इन्होंने माफियाओं को साफ नहीं किया है, इन्होंने अपने माफियाओं को बचा के जो दूसरे माफिया साफ किया। माफिया क्या बीजेपी में नहीं है? माफिया का कोई वर्ग नहीं। माफिया का इन्होंने एक वर्ग बना दिया कि वो इस जात के थे इसलिए माफिया, वो हमारे जात के तो माफिया नहीं। ये पार्टी बेस माफियागिरी इन्होंने ख़त्म करी है, लेकिन अपने पार्टी के माफियाओं को जितने ख़त्म कर लेंगे तब ये बार बार कहते हैं पाकिस्तान चाइना 100-150 किलोमीटर अंदर घुस के आके पूरा कब्जा कर लिया। कभी हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में आज तक नहीं हुआ, कांग्रेस के समय में कभी भी। लेकिन बीजेपी क्या करी, 150 किलोमीटर हो सकता है इन्होंने बेच डाला हो हिंदुस्तान की ज़मीन को। कब्जा दिखा रहे हैं। लाल आँख किसको दिखाते हैं? लाल आँख दिखाते हैं अपनी जनता को, जो गरीब का है, जिसके पास पैसा नहीं, खाने को परेशान है। जो गरीबों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो 90 रुपए का राशन दे के 400 के सिलेंडर 1200 90 रुपए का दे कर वो राशन अपने पास से नहीं दे रहे हैं। वो राशन ये लोन ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लोन लेके बांट रही है वो राशन का कर्जा मेरे ऊपर आ रहा है। और ये जो 400 का 1200 रुपये सिलेंडर बेच रहे वो पैसा 800 प्रति सिलेंडर इनके जेब में जा रहा है। ये वो क्यों नहीं बताते हैं? जो पेपर लीक हुआ और भी चीज़ें, उन्होंने कहा कि ये जो है पुराने गठबंधन, मतलब जो इंडिया गठबंधन है उनकी देन मानते हैं। इस तरह की देखिए पूरे तरीके से छात्रों के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है। एक बड़ा वाजिब शेर याद आता है कि कुछ लोग आए थे तवाइफों के कोठे बंद कराने, सिक्के की खनक सुन खुद मुजरा कर बैठे। आप देखिए जिस प्रकार से परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाते हैं, सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाई जाती है, छात्र संघ पे ताले लगाए जाते हैं। पूरी तरीके से राम मंदिर और मस्जिद हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, तो हमारी लड़ाई धर्म की नहीं है। हम शिक्षा के माध्यम से जाने हैं कि धर्म क्या होता है, धर्म के माध्यम से नहीं जाने कि शिक्षा क्या होती है।
आप शिक्षा के स्तर पर कितना काम किए? पूरी तरीके से केंद्रीय रोजगार के मामले में क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि रोजगार तो मिल रहा है, ये विपक्ष सिर्फ हल्ला मचा रहा है। देखिए, इसी प्रकार रोजगार मिलता है कि 300 सीटों पे नियुक्तियां निकलती हैं, 8 लाख आवेदक होते हैं, 7 लाख अभ्यर्थी बैठ के पेपर देते हैं और पेपर से पहले परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जाता है। आप किस प्रकार से निष्पक्षता की बात करते हैं? आप किस प्रकार सुचिता रूपी की बात करते हैं? पूरी तरीके से छात्रों के मुद्दे पर सरकार विफल रही है और जब जब युवाओं ने हुंकार भरी है, जब जब छात्र शक्तियों ने अंगड़ाइयाँ ली हैं, तो छात्र के तख्ते पलट करने का काम किया है और पुनः वही होने जा रहा है, यही होगा। जो नारा दे रहे हैं ये लोग, मोदी की गारंटी 400 पार, क्या मान रहे हैं? देखिए, वो कड़वा तेल को बोल रहे हैं भाई। मोदी के पास इस चीज़ को कहने में कोई खुरेच नहीं है और सारे कांग्रेस के हमारे नेतागण भी कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, कहीं ना कहीं से उसमें कुछ न कुछ दांव पेच है और ये निश्चित है, इस चीज़ से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसका एक डाटा कहीं ना कहीं सेव होता है और निश्चित रूप से उस डिवाइस का भी डाटा कहीं ना कहीं सेव हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, ईवीएम और बैलेट पेपर हमसे मतलब नहीं है। जिसके साथ जनता रहेगी, निर्णय वही करेगी, सत्ता पे कौन बैठेगा, देश में कौन हुकूमत करेगा, कौन लोकतंत्र को, प्रणाली को सही दिशा से जनता के हित में लागू। आदर्श सिंह भदौरिया, छात्र नेता, इलाहाबाद केंद्र। चुनावी चौपाल रही और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, स्थानीय लोग हैं, आज हमने इनसे बात की है चुनावी चौपाल को लेकर। 400 पार का जो नारा है मोदी का, ऐसे में जो यहाँ के जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, ये भी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन सभी लोगों का मानना है कि इस बार प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस जन इस बार जो इनके जो प्रत्याशी हैं और जो इनके जो कांग्रेस के जो स्थानीय स्तर पर नेता हैं, इनके अंदर जो शीर्ष नेतृत्व है वो जोश और उत्साह भर रहा है और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो जो है अपनी पूरी ताकत के साथ जो प्रयागराज की दोनों सीटें हैं, फूलपुर और इलाहाबाद संसदीय, यहाँ पर जो कांग्रेसी हैं वो लग गए हैं और ये भी बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं और सभी लोगों का मानना है कि जो 400 पार का जो ये नारा है, ये कहीं ना कहीं इस बार मिस होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन मिलकर केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी करेगा। प्रयागराज से पवन देव।